सियासत की बाड़ेबंदी, जीते हुओं की घेराबंदी, राजनीति का नया चलन। पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर महाराष्ट्र में विधायकों की बाड़ेबंदी के नजारे आपने खूब देखे हैं, लेकिन एमपी पंचायत चुनाव में भी जीते उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शायद पहली बार है। इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि ग्वालियर में 25 जीते सदस्यों में से सिर्फ 2 ही प्रमाण पत्र लेने पहुंचे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कहां गए जीते उम्मीदवार। इधर प्रदेश स्तर पर इसको लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है। बीजेपी तो पीसीसी चीफ कमलनाथ से सवाल पूछ रही है कि वो बताएं, छिंदवाड़ा से एक जिला पंचायत सदस्य गायब है, वो कहां है। कमलनाथ जी, एक हमारे जिला पंचायत के सदस्य को छिंदवाड़ा से कहां लेके गए आप? इसका जवाब दीजिए आप। जो अनुसूचित जाति का भाई, जिसको आप यहां से दिल्ली और कहां लेके गए हैं, आप क्या करने वाले हैं छिंदवाड़ा के अंदर? यही केवल गुंडिज्म, यही केवल अपराधीकरण, यही केवल उठापटक, यही आपकी राजनीति की धारा है केवल इतनी। मैं तो उसके बारे में भी गंभीरता से ले रहा हूं, अभी इस पर बात नहीं करूंगा। मैं एकदम अभी मैं गहराई में जाऊंगा तथ्यों में, मुझे जो प्रारंभिक जानकारी मिली है वो बोल रहा हूं। प्रदेश की सियासत में ये चलन नया नहीं है कि स्थानीय स्तर पर नेताओं की बाड़ेबंदी हो और इस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। लेकिन खबर तो ये भी है कि ग्वालियर, डबरा समेत अन्य जनपद से कई जीते उम्मीदवारों का अता पता नहीं है। इधर बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी केवल उन्हीं प्रत्याशियों को विजयी मान रही है जो हमारे अधिकृत जिनको हमने घोषित किया था चुनाव के पहले कि हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं। वो लोग चुनाव 400 से अधिक जिला पंचायत के सदस्य हमारे जीत के आए हैं, तो अब उन पे दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर, लेकिन ये तय है कि सारी जद्दोजहद जिला और जनपद पंचायतों में अपना अध्यक्ष बिठाने के लिए है। हालांकि बाड़ेबंदी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या दल बदल या आयाराम गयाराम से बचने का यही रास्ता पार्टियों के पास बचा है? क्या पार्टियों का अपने नेताओं से विश्वास उठता जा रहा है? क्या खरीद फरोख्त का डर पार्टियों को बाड़ेबंदी के लिए मजबूर कर रहा है? भले ही इन सवालों के जवाब देना आसान ना हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी बाड़ेबंदी गंभीर विषय जरूर है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बाड़े में सियासत, कटघरे में नेता। बड़ा अजीब सा दौर राजनीति का कई बार आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अतीत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य के लिए भी चुनौतियां दिखाई देती हैं। अब ये बाड़ेबंदी वाली एक बात सामने आ गई। देखा आपने कि छिंदवाड़ा में एक सदस्य जिला पंचायत के गायब होने का दावा सामने आया है और बीजेपी इसको लेकर काफ़ी आक्रोश में भी नज़र आई है। जैसा हमने प्रदेश संगठन के मुखिया को देखा कि अभी तो प्रारंभिक जानकारी है, लेकिन इतना तो उन्होंने कहा ही कि दिल्ली ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया। अब ये बड़ा राजनीति का एक ऐसा चेहरा है कि जिसके बारे में क्या कहा जाए। विधायकों की बात तो सुनते थे, सांसदों की बात तो सुनते थे, अब ये जिला पंचायत और नगरीय निकायों में भी ये चीज़ खूब सुनते हैं। और ये भी है कि कोई भी बड़ी मासूमियत से ये भी कह देता है कि भैया मोह तो कुछ समझ में आओ नहीं, मैं तो बाहर निकला और मोह से कहे होते चलो तो मैं चला गया भैया, और होते बैठे न जाने क्या क्या कह रहा है, का प्रलोभन दे रहा है, कछु नहीं मालूम भैया हमें, तो मैं तो भैया मैं समझ नहीं पा रहा था, तो मैं भटकता रहा भैया। तो कुछ ये भी कई आगे दावे आ जाएं कि साहब मैं घर का दरवाज़ा खोला भैया तो कुछ नींबू कटा था, सिंदूर छिड़का था, सुध-बुध खो बैठा भैया, कौन कौन से कागज़ पे साइन करा, कछु नहीं मालूम। ये किसी की मर्जी के विरुद्ध कैसे हो सकता है? कुछ एक मामलों में हो सकता है, चलिए साहब, लेकिन मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की राजनीति अभी उस दौर में तो नहीं पहुँची है कि जहाँ आपको ग्वालियर चंबल की तरह एबडक्ट किसी ज़माने में वहाँ होता था, अब तो वहाँ भी नहीं होता। 2 दशकों से बड़ी शांति है मध्य प्रदेश में, ये तो कहा जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में जब इस तरह की बातें आ जाती हैं, यानी ये बड़ा ज़रूरी हो गया है लोकतंत्र में कि आप चुनाव के बाद नतीजों को बेहतर दिखाएं। बेहतर दिखाते हुए ये भी कहें कि साहब हमारा पल्ला भारी है। चलिए विधानसभा की बात अलग है, वहाँ तो एक नंबर बहुत साफ रहता है, मैजिकल फिगर ला पाए तो ठीक, नहीं ला पाए तो बाहर आप विपक्ष में बैठिए। लेकिन यहाँ जो है पंचायत और निकाय का अगर ये स्वरूप होगा तो वो जनता जो ये अपेक्षा कर रही है कि उसके लिए काम होंगे, इतने लंबे अंतराल के बाद गांव की सरकार और शहर की सरकार चुनी गई है, तो वो क्या अपेक्षा करेगी। आज इसी पर हम बात करेंगे कि बाड़ेबंदी की इन हदों से तो निकलना होगा राजनीति को, और इसका मुख्य दायित्व तो हमारे राजनेताओं पर ही है।
जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, बीजेपी के युवा नेता, प्रवक्ता, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, और उनके साथी हैं मिथुन अग्रवाल जी, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। दिनेश जी, कैसे देखते हैं बाड़ेबंदी की ये हदें, जहाँ कई बार हमारी लोकतंत्र की पवित्र जो डगर है उसमें कई बार इसको देखकर चिंता होती है कि ये चुनौतियाँ आगे जाकर लोगों के भरोसे को ही कमज़ोर करती हैं, और कई बार तो शोर इतना ज़्यादा हो जाता है, सच्चाई कितनी रहती है ये तो राजनेता और जिन पर आरोप लगते हैं वो जाने, लेकिन लोकतंत्र पर और राजनीतिक दलों पर ये बड़ा आक्षेप हो जाता है। जी, देखिए, इस वक्त जो राजनेताओं की विश्वसनीयता है वो इस वक्त बहुत जो है खतरे में है और कसौटी पर भी है। जिस तरह से वो एक सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और फिर दूसरे में चले जाते हैं, तो देश में एक ऐसा वातावरण बन गया है कि अब लोग विधायकों, सांसदों पे भरोसा नहीं कर पाते कि ये जीतने के बाद भी यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ जो तो गैर दलीय आधार पर चुनाव हुए हैं, तो यहाँ तो कोई रोक उस तरह की है नहीं है कि आप किसके साथ जाते हैं, किसके साथ नहीं जाते। लेकिन जब आपको जो है एक दल के आधार पर आपको जीत दिखानी हो, तो निश्चित तौर पर दोनों जो राजनीतिक दल हैं कहीं ना कहीं अपना क्लेम करते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो चुनाव लड़ा है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी। आप किसी को भी अध्यक्ष चुनिए, किसी को भी करिए, यदि एक सदस्य को आप ले जाते हैं कहीं बाहर, तो आखिर किसको उसका भला होने वाला है उससे, क्योंकि वोट डालने तो वहीं आना पड़ेगा उसको जहाँ आवश्यकता है। कोई भी प्रलोभन दीजिए, और अब ऐसा नहीं कह सकते वहाँ शिक्षा है, हमें पता नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये जो इस वक्त तो सारे पूरे जो राजनीतिक दल हैं और जो राजनीति में सक्रिय हैं, उन लोगों को ये सोचना है कि उन्हें जनता के बीच में अविश्वसनीय बनना है या अपना जो वोट है जनता का उसकी कसौटी पे खरा उतरना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि ये जो चुनाव की सीढ़ी है, पंचायत और निकाय, इसी पर और आगे चढ़कर विधायक और सांसद बना जाता है। इसलिए ये जो हमारे माननीय हैं इनको भी बहुत सतर्क रहना है, और जिन पार्टियों से ये ताल्लुकात रखते हैं उन पार्टियों के अलंबरदारों को भी बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यही लोग कल आगे बढ़कर सांसद होंगे, विधायक होंगे। विधायक हैं तो मंत्री बन सकते हैं, सांसद हैं तो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। मिथुन जी। जी, बहुत अच्छा, बहुत मौजू आपने प्रश्न किया, और आपका जो विषय है हम सबको खुशी हुई, इस विषय पर भी चर्चा हो रही है। अब मध्य प्रदेश के चुनाव में ये बात देखने को जो आई है वो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार मध्य प्रदेश को एक मिक्स्ड प्रणाली वाला चुनाव बना दिया गया है, जहाँ कहीं डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं तो कहीं इनडायरेक्ट हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ये अवस्था क्यों आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे बयान आने का कि वी.डी. शर्मा जी ने जो बात कही, मुझे तो बहुत ही, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि मामले की तह में वे नहीं गए हैं, सतही रूप से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक कोई साथी वहाँ से, एक कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि गायब है। तो सबसे पहले तो उनको ये प्रश्न पूछना चाहिए प्रदेश के गृह मंत्री जी से कि मध्य प्रदेश के नागरिकों के साथ मध्य प्रदेश के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी की है। तो जिनकी वे लापता होने की बात कर रहे हैं वे कहाँ पर हैं? गृह मंत्री जी ज़रूर उनकी एक्सेस में होंगे, मुख्यमंत्री जी की भी कानून व्यवस्था को लेकर के जिम्मेदारियाँ अपनी होती हैं। तो उन प्रश्नों को लेकर के बजाय कमलनाथ जी के पास जाने के उनको प्रश्न पूछना चाहिए अपनी सरकार से कि ये लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसका के कहना होता है कि यदि आपकी पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं तो आप संभालिए साहब, आपकी जिम्मेदारी होती है। तो एक पार्टी के रूप पर तो आप में देखते हैं, लेकिन जब आप एक सरकार में होते हैं तो इस तरीके के प्रश्न बेहद आश्चर्यजनक होते हैं। दूसरी बात मैं शरद जी कहना चाह रहा हूँ, इस बार के चुनाव में बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। जैसे हमने देखा कोई अधिकारी ये कह रहा है कि लोकतंत्र, अगर मेरा बस चलता तो लोकतंत्र में आपको कोई अधिकार नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर बहुत देर से बहुत छोटी कार्रवाई की। लोकतंत्र को ना मानने वाले लोग बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक नारायण त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए बहुत भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय का शासन है लोकतंत्र के लिए ये खतरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लगा करके लोग जो है वो काम कर रहे हैं अधिकारी। तो ये हमारे प्रश्न नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के शासकों के और प्रशासकों के प्रश्न है। हमारे
सारे प्रश्न तो उसमें ऐड करते हैं कि जो आपने एक मॉडल देने का प्रयास किया है कि हर जगह आप ऑपरेशन जो लोटस के नाम से जाना जाता है, साहब कर्नाटक में भी यही होगा, महाराष्ट्र में भी यही होगा, गोवा में भी होगा, जहां आपकी 2 सीटें हैं वहां भी आप सरकार बनाते ले जाएंगे। इसको घर घर तक, ग्राम ग्राम तक यदि आप पहुंचा देंगे तो क्या ये लोकतंत्र के लिए मुफीद है या लोकतंत्र के लिए खतरा है? आपके विधायक जी के शब्दों में इस बात पर भारतीय जनता पार्टी की जवाब की जिम्मेदारी है। डॉक्टर वाजपेयी, पहली बात तो शरद जी, आप दोनों बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, कहीं पर भी ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें और हमने सरकार बनाई हो। तो ये बहुत ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, देखो, झूठ बोलो रोज बोलो रोज बोलो, ये तो कमलनाथ जी कर ही रहे हैं, अब चैनल पे भी बोलेंगे आप लोगों के सामने, वहाँ तो कोई रहता नहीं है, तो अच्छी बात है क्या? तो दर्शक को क्या लगेगा कि भाई ऐसी बातें आप लोग क्यों करते हो? दूसरी बात देखिए, जब आप नॉन सीरियस पॉलिटिशियन होते हैं तो बहुत तेज़ी से विजनलेस जिसको बोलते हैं ना, हमको जनता के बीच हार मिलती है। मैंने पहले भी कहा, जनता बहुत अच्छे से समझती है, और यही कारण है कि आज कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है शरद जी। आज 18 राज्यों से कांग्रेस हट चुकी है, और आप देखेंगे कि आप और हम जब बात कर रहे हैं तो मैं बड़ा देख के उसको समझने की कोशिश कर रहा था कि पिछले 6 महीने में करीब 9 बार राहुल जी बाहर चले गए। मतलब मैं तो मेडिकल की पढ़ाई में, हमारे साथी इतनी बाहर नहीं जाते, कोई डिग्री लेने जाते हैं या कोई कोर्स करने जाते हैं। तो ये देश है साहब, राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं, फिर राष्ट्रपति चुनाव में सबको मालूम है कि द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में कितने वोट हैं, सब जानते हैं, बहुत क्लियर है, आप लोग भी सब पूरा गणित लगा के बैठे, इतनी तारीख को रिजल्ट हो जाए। उसके बावजूद भी, अच्छा, आपके ही साथियों ने मना किया, आपके उद्धव ठाकरे जी आपके साथ चल रहे थे, उन्होंने भी मना किया, साहब मत करिए। बहुत दिनों बाद एक आदिवासी समुदाय से एक अच्छा नेतृत्व मिला, उनको बनने दीजिए, आप नहीं माने। तो हर चीज़ का विरोध करना ये राजनीति का आधार नहीं हो सकता शरद जी। हम पिछली बार भी आपसे ये चर्चा कर रहे थे, हर चीज़ में उल्हाने देना, हर चीज़ में कुछ भी बोल देना कि आपके साथ 2 सदस्य थे और आपने सरकार बना ली, कुछ भी बोल देने से क्या हो जाएगा? इसकी बजाय यदि आप हमारे को ये बताएं कि भाई आप जनता के लिए करेंगे क्या, जो हम पहले भी 1 बार 2 बार डिस्कस कर चुके, उस पर चुनाव होने दीजिए। अभी 17 तारीख को फर्स्ट राउंड की काउंटिंग होगी शरद जी, वो तो सिंबल पे होगी ना, वो सिंबल पे उसको अपन देखेंगे। उसके बाद 18 को नहीं होगी, 20 को काउंटिंग होगी, तो 20 तारीख को भी हम देखेंगे। तो जो मेयर की काउंसिल है वो सीधे चुनाव है, बिल्कुल ये बात मानते हैं। तो भाई उसमें हम जो भी जनादेश आएगा उसको स्वीकार करेंगे ना। वहाँ भी हम ये बोलने लग जाएंगे नहीं ईवीएम खराब है, ऐसा और वैसा है, तो इसको कोई नहीं मानेगा। तो देखिए, अल्टीमेटली जनादेश के प्रकाश में व्याख्याएं होनी चाहिए, मेरा बहुत सीधा सा मानना है। और जहाँ तक सवाल 2018 का आ रहा है शरद जी, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हम विपक्ष में बैठे थे जबकि मतों की संख्या हमारी ज़्यादा थी, सीटों की कम थी, 5-6 सीटें हमारी कम थी। हमने स्वीकार किया, हमने कुछ बोला क्या? ना हमने दावा पेश किया, ना उस समय कोई कोशिश करी। आप लोगों को भी सबको ध्यान होगा, भाई आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ था। फिर उसके बाद भाई आप और सिंधिया जी, आपके इंटरनल फैक्टर्स शरद जी, आपने कम से कम आधा दर्जन इंटरव्यू किए हैं उस समय में, आप भी जानते हैं। आपको क्या वस्तु स्थिति नहीं पता, हम लोग कुछ भी बयान दें, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि आप लोग कुछ नहीं जानते। गुप्ता जी जानते हैं बहुत अच्छे से। भाई आप लोगों का एक रिफ्ट क्रिएट हुआ, उनको असहजता क्रिएट हुई, और उनके साथ में 22-25 लोग निकल कर बाहर आए और सरकार। तो इस अवसाद को आप कितने दिन तक लेकर चलोगे? अच्छा, गड़बड़ी आपके घर की है, बार बार थोपते आप दूसरे के ऊपर हो। ममता बनर्जी आपके यहाँ से निकल के बाहर गए, शरद पवार आपके यहाँ से निकल के बाहर गए। शरद जी, इनमें हमारा क्या है ये बताओ ना आप। नहीं, आपकी इस बात से मैं इस रूप में सहमत हूँ कि भाई हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को एक तो जनरलाइज करके हम नहीं कह सकते। आपकी छत्तीसगढ़ में अगर थंपिंग मेजॉरिटी की सरकार है तो उसके कारणों का भी आपको अध्ययन करना चाहिए कि उसी के पड़ोसी राज्य में नैरो मार्जिन से आपकी सरकार क्यों बनी। पंजाब में आपकी अच्छी चल रही थी सर, हमने अमरिंदर सिंह के तो इसी ऐसा नहीं है उदाहरण कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर जगह कहाँ क्या स्थिति, हर के पीछे कारण है। हमको कितना कोसोगे? जहाँ भी सरकारें गिरती हैं उसके बड़े मजबूत कारण होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि राजनीति तो होगी सर, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका फायदा उठाएगी। कांग्रेस भी होती मध्य प्रदेश में 2020 के घटनाक्रम में, तो ये उसी समय हम कह सकते थे कि अपोजिशन में कांग्रेस उस समय सत्ता में बहुत नैरो मार्जिन से सरकार बनाने वाली बीजेपी के साथ क्या व्यवहार करती। तो ये सबको पता है, इसलिए बातें वो ज़्यादा मजबूती से हों जो सबको समझ में भी आए और विश्लेषित भी हों। निश्चित तौर पर इसमें बात मजबूती की है। आप जितने मजबूत होंगे
तभी आप टक्कर ले पाते हैं अपने मजबूत प्रतिद्वंदी से। दिनेश जी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये राजनीति की प्रवृत्तियां, अगर हम हरिशंकर परसाई जी को पढ़ते हैं, शरद जोशी जी को पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 70 और 80 का दशक भी लगभग इसी तरह का था। आप नज़र डालते हैं तो आपको लगता है कि आज की राजनीति या तब की राजनीति में तब भी व्यंग यही था। हमारे कवि अगर 80 के दशक में मंच पर कविताएं पढ़ते थे, कविताओं का स्वर और सुर कुछ इसी तरह का रहता था। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति शायद हमेशा एक जैसी होती है, लेकिन उसमें कमजोरियों का आवरण मिल जाता है तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इस पर कितनी हम बात करें मुझे भी समझ में नहीं आता। प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि क्या हमें इन सारी प्रक्रियाओं को एक कोई मजबूत कानूनी जामा पहनाना पड़ेगा कि जिससे ये जो आरोपों का स्तर इतने निचले स्तर तक कई बार चला जाता है, उस पर कहीं रोक लगे। देखिए शरद जी, दल बदल कानून आया क्यों था? 70-80 के दशक की जिस दौर की आप बात करें इसीलिए आया था। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि अटल जी ने एक वोट के लिए अपनी सरकार गंवा दी। वो नहीं चल पाया क्योंकि वो उच्च मूल्य स्थापित करना चाहते थे कि हम जो है खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। एक वोट हमारे पास कम है तो कोई समर्थन नहीं देना चाहता तो ना दे। फिर हमने एक 2000 जो है 19 या 20 का गोवा में देखा था कि कांग्रेस मेजॉरिटी में थी लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई। कोई भी अंदरूनी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये राजनीति के उच्च मूल्यों पर आधारित बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी स्वरूप में देखिए। जो जनमत है, जो जनादेश है, जिस आप डेमोक्रेसी में कहते हो वोट, फिर आप करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं। तो उस जनादेश को चाहे वो 2 महीने चले, 4 महीने चले, 6 महीने चले, मध्य प्रदेश में यदि गिर गई सरकार तो गिर गई, क्योंकि लेकिन जनादेश जो था, फिर दोबारा उपचुनाव हुए, जनता ने दूसरा जनादेश दे दिया। तो उसी के हिसाब से आप अपनी विश्वसनीयता कायम कर सकते हैं। यदि आप जहाँ से, यदि दल ने आपको अधिकृत किया है और आप किसी दल से एसोसिएट है, नीचे मैदान में सब जानते हैं, गांव में सब जानते हैं कि आप किस दल से वास्ता रखते हैं, किसके पदाधिकारी हैं। यदि निर्वाचन के बाद उस दल को छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप बिक गए। ये जो मतलब बहुत ही ऐसा शब्द है, सुनने में खराब लगता है, लेकिन जनप्रतिनिधि जब बिकता है तो फिर पूरी लोकतंत्र की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि सबसे महत्वपूर्ण, हम ऐसे दौर में हैं जहां हमें लोकतंत्र की विश्वसनीयता को फिर से कायम करना है और फिर उसी दौर में जाना है जो अटल जी ने एक कोशिश की थी कि मैं एक वोट के लिए हमारी सरकार जाती है तो चली जाए। मिश्र जी, आप उस पार्टी से हैं जिसका 135 साल पुराना इतिहास है और इस पार्टी ने जंग आज़ादी की लड़ाई को भी नज़दीक से देखा है और आप ये अच्छे से जानते हैं कि उस समय जो भी भारत की आबादी थी 25 करोड़ 30 करोड़, ये मैं 40 से 50 के दशक के बीच की बात कर रहा हूँ। उस समय एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल वर्ग भारत का ऐसा था जो आप कह सकते हैं कि वो इम्पीरियलिज्म के प्रभाव में था और वो लोग ये कहते थे कि अंग्रेज़ बेहतर हैं, इनकी सरकार को चलना चाहिए। और इसमें वो वर्ग अधिक था जिसको आप माफ़ कीजिएगा कई बार कहते हैं जागीरदार थे, जमींदार थे, कुछ रूलर्स थे। इन लोगों पर ये एलिगेशंस ज़्यादा लगते, कुछ अंग्रेज़ी रोशनी में पढ़े हुए इमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग थे और वो बहुत ऐसे नहीं थे कि बहुत अधिक थे, लेकिन उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, वो चाहे भगत सिंह हों, गांधी हों, आज़ाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों, इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो देखिए, लड़ाई उन लोगों की नहीं होती, लड़ाई इन्हीं लोगों की होती है, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, जो भले ही मुट्ठी भर हो, लेकिन उनकी नैतिक ताकत इतनी मजबूत होती है कि वो अपनी पार्टी, अपने संगठन को आगे ले जाते हैं। जी ऋषि जी, बहुत आपने गंभीर बात कही है और ये मानव स्वभाव भी होता है कि जब कभी मानवों पर अत्याचार बढ़ता है तो एक साइकोलॉजिकली वो उसे सहन करने की क्षमता और उसको सहन करने के बहाने भी ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे समय में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो अपना सब कुछ छोड़ करके लगते हैं, उनकी अब आपने इतनी बड़ी बात की थी, मैं ये तो नहीं कहूँगा वो किस पार्टी से थे, किस पार्टी से नहीं थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके किए गए काम को हमको आगे बढ़ाना था। जब हमने आज़ादी हासिल कर ली तो उसके बाद हमें सरकारों के रूप में आगे चलना था। तो उस समय जो 35 करोड़ की जनसंख्या हुआ करती थी, उसकी जो एवरेज जीवन की लाइफ हुआ करती थी वो 32 साल की हुआ करती थी। जब हम 2011 में गए हैं तो उसको 62 वर्ष तक करके गए। 60 साल में ये हमने अचीव करके दिखाया। देश को विभिन्न बीमारियों से, हमने विभिन्न अवस्थाओं से, विभिन्न चीज़ों से बाहर निकाला। इसके साथ साथ जो लोकतंत्र में ज़रूरी तत्व आवश्यक होते हैं वो भी हमने दिए। वाजपेयी जी बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़ा सम्मान में इनका करता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। मुझे दुख हुआ कि एक गैर तथ्यात्मक बात उन्होंने कही और बड़े कॉन्फिडेंस से कही कि 2 सीटें जाएँ। सर, सबको मालूम
मालूम है, 2 मेघालय में 2 सीटें थी, आपने संगमा साहब के साथ मिलकर के 7 दलों के साथ मिलकर के आपने सरकार बना ली। खैर मैं बड़े विषय पर आता हूं। बात दरअसल ये है, गठबंधन की थी ना, भाजपा की 2 सीटें थी उसमें, मैं तो वही बात कह रहा हूं। इसमें कोई सार इसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं था, नहीं ये तथ्य है। वाजपेयी साहब नहीं मानेंगे, वाजपेयी साहब नहीं मानेंगे, मैं आगे की 2 सीटें थी, आपने सरकार बनाई नहीं बनाई? आप बता दो, हमने बनाई। गुप्ता जी बताइए, सरकार आपके हमने आवेदन दिया था भाजपा ने, आवेदन नहीं, आपने मिलकर बनाई। सरकार वो बनाता है जिसने आवेदन दिया। भाजपा को मिली थी मेघालय में, और आवेदन किसने दिया था मेघालय में, बताइए। अच्छा अभी किसने आवेदन दिया था मेघालय में? मैं बताता हूं, वाजपेयी बात कैसे बोल रहे हैं? केंद्र में अभी बीजेपी की राज्यपाल सरकार है को कौन लेके आया केंद्र में आवेदन? अभी नहीं, बीजेपी आप की मेघालय सरकार पे है रुकिए ना क्या? आप। केंद्र में बीजेपी अरे की भाई, सरकार है मेघालय क्या? पे रुकिए ना। हम मेघालय पे बताइए, किसने आवेदन दिया था? थी, आपने सरकार बनाई कि किसने नहीं? दिया था? आवेदन देते हैं सरकार बनाने के लिए। अच्छा, आवेदन नहीं के बाद देते। जाकर के आपने वो सूची प्रस्तुत की कि आपके 2 विधायक होने के बाद आपके पास बहुमत है। बड़े मुद्दे पर आइए, आज के मुद्दे पर आइए। जानकारी है, मेघालय पर हम बात नहीं कर रहे हैं। कुछ भी आप राज्यपाल के सामने आवेदन लेके कौन गया था? किसने दावा प्रस्तुत किया? कितनी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की? कितनी सीटें थी? 2 से मेघालय ज्यादा की थी क्या? सरकार में 2 दावा से किसने ज्यादा थी प्रस्तुत क्या? किया? 2 कौन से ज्यादा मुख्यमंत्री थी बना? क्या? 2 कैसी से बातें ज्यादा करते हैं? सीटें थी क्या? आपने सरकार कैसे बना ली? दूसरी बात बातें में करते हैं? ये शरद जी, देखो, ऐसी बात है। कैसे लोकतंत्र में आप रोकेंगे? किसी को कैसे नहीं रोकेंगे? रोक सकते, मिथुन जी कैसे रोकेंगे? शरद जी बिल्कुल नहीं रोक है ना? सकते। और आप इस लेकिन संवैधानिक बात करते प्रक्रिया को, जिसमें क्या किसी ने किसी पर बंदूक खड़ा दी? क्या शरद किसी ने जी, किसी को ये कह शरद दिया? जी, शरद जी, आप देखिए, इसको किसी ने- जर्नलाइज मत करिए, नहीं, शरद है ना? जी, मैं 90 के केवल दशक पर देखिए, राज्यपाल के सामने हमने दावा किया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी, भारतीय हमने दावा जनता नहीं किया। पार्टी ने मेघालय में नहीं जाकर किया दावा। सरकार बनाई। नहीं किया दावा। आपने जाकर के कहाँ से सरकार बनाई? बनाई, नहीं, 2 इसका सीटें कोई आपकी कोई थी, अर्थ आपने नहीं सरकार मिथुन जी। बनाई। आप मैं केवल इस गलत बात ट्रैक को पे आ गए, मैं इंगित गलत क्षमा बोल रहे हैं चाहूंगा। आप। नहीं सर, वो गलत आप बोल रहे गलत हैं ट्रैक पे आप। हैं मिथुन जी, वाजपेयी आप गलत साहब- ट्रैक पे वाजपेयी हैं। साहब मेघालय के- में सरकार बनाने का कोई दावा आप नहीं। जिद और सामने अहंकार कर में रहा हूं। आप बहस कर रहे हैं। आप मैं अपनी केवल बात बहस को कर रहा सही हूं। साबित करने के लिए इसीलिए अटक गए। कांग्रेस का पतन सही हुआ है ना आप सर? घूम रहे हैं सर, मेरी माफ बात गलत कीजिएगा। कैसे है, सर? अच्छा, 2 शरद सीटें जी, क्या सरकार घूम रहे हैं? बनाई। शरद जी, 2 सर, सीटें 2 वाले सीटों में को सरकार राज्यपाल बनाई। सरकार बनाने 2 दें। सीटें अरे बीजेपी कैसी की, बातें कर रहे हैं? बीजेपी हमने ने दावा ही नहीं सरकार किया। बनाई। हम कहाँ चले गए? बीजेपी ने सरकार अब हम बनाई। बाड़ेबंदी से मेघालय में भ्रमण कर रहे हैं। वही मैं कह रहा क्योंकि हूं। इनको ये अभी कहना क्या अभी है, सही है, वाजपेयी जबकि हम साहब है को नहीं। अपनी कन्वीनियंस से बोल देंगे अरे साहब, भाई, दावा केंद्र में किसने किया? बीजेपी की सरकार है, चलिए, दावा केंद्र किसने में किया बीजेपी की बताइए। सरकार नहीं है, एनडीए की मेघालय सरकार है, में आप ये दावा भी बोल किसने देंगे। किया था सरकार बनाने का? आपने 2 अब आप सीटों जिद में और सरकार अहंकार बनाई। की लड़ाई लड़ रहे हैं मिथुन नहीं, जी। नहीं सर, आप बोलेंगे कीजिएगा। तो मैं शांत हो जाऊंगा। आप अपने दो को सही साबित दावा करने किसने के किया लिए था? शरद जी, पूरी डिबेट को शरद गलत जी, ट्रैक पे ले गए। मैं आपको कहेंगे तो मैं शांत हो अब नहीं जाऊंगा। करूँ, नहीं सर, लेकिन ये तो नहीं, तथ्य शांत है की बात कि नहीं है भारतीय सर। जनता पार्टी आपने ने 2 हमारे सीटों में सरकार 5-7 बनाई। कीमती मिनट आपने माफ कीजिएगा, आप बहुत शरद जी, प्रतिभाशाली शरद हैं, जी, शरद जी, लेकिन शरद आप जी। शायद पर्दे के बाहर बैठे अपने उन मेंटर्स को देख रहे हैं जो आपके निकलते ही आपसे शरद जी। कहेंगे कि आपने हितेश वाजपेयी को चुप नहीं, करा दिया। नहीं, आज सर, मैंने चुप बहुत नहीं बढ़िया, कराया। क्लैपिंग। नहीं, सर, नहीं, मत नहीं, जाइए नहीं, इस पे, मैंने तो मत तथ्य जाइए। और रखा मैं आपके कि मेंटर 2 से भी, सीटें। चाहे वो सर, आपके सर, हों सर, या बीजेपी के हों, मैं दोनों से हाथ जोड़ता हूं, कृपया करके टेलीविजन की डिबेट्स को शोर में मत गुम करिए। अपने जो भी प्रवक्ताओं को आप यहां भेजते हैं उनसे कहिए बी मीनिंगफुल, जैसा कि हमारा बुद्ध का सिद्धांत है कि आपको गुस्सा आया और आप डिस्क्वालीफाई हुए। सर मत करिए सर, इसको कोई अर्थ नहीं है। मैं सही हूं, मेरा टेसू यहीं अड़ गया टेसू, 2 है साहब, 3 है साहब। अरे साहब, हम बाड़ेबंदी पे बात कर रहे हैं, मेघालय पे आ गए। आप अपनी एक बात को मुद्दे पर आ जाइए। अब देखिए, बहुत कम वजह, मेरे पास मुश्किल से 2 मिनट बचे हैं बस। सर जी, मेरा निवेदन केवल यही था, मैं केवल तथ्य सामने रख रहा था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो कन्वीनियंस है कि हमारा ऐसा था वैसा था, ये कन्वीनियंस की राजनीति खत्म होनी चाहिए। अभी साहब कह देंगे वाजपेयी साहब के वो केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं है, एनडीए की है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा लोकतंत्र को मजबूत किया, जिसने ये व्यवस्थाएं दी कि आप फेडरल स्ट्रक्चर में अपने राज्य के हिसाब से चीजें कीजिए, आप ही की व्यवस्थाओं ने ये टर्मिनोलॉजी ला करके दी कि हम केंद्र की सरकार अलग होते हैं, हम राज्य की अलग होते हैं और हम जिला की अलग होते हैं। तो 3 तरीके की सरकार बनाने का मौका यदि आपको मिला है, उस व्यवस्था को यदि आप खत्म करना चाहते हैं और जनता के सामने गलत तथ्य रखना चाहते हैं केवल चिल्ला करके, तो ये आपकी एक आजादी है, लेकिन उस पर अतिक्रमण मत करिए। क्या पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। नहीं सर, मैं खुद भ्रमित हूं सर। मैं चेरापूंजी में था, अभी आपके इस प्रश्न से मैं लौटा हूं भोपाल में, क्योंकि इस समय यहाँ भी चेरापूंजी जैसा मामला है सर। अब भाई कोई बोले दिन को रात तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका कोई वो भी नहीं है। एनीवे, हम उसको छोड़ दें। देखिए शरद जी, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अंत में जनादेश जो गुप्ता जी ने कहा वो महत्वपूर्ण होता है।
देखिए साहब, दल बदल और ये सब बातें कब निकल कर आए? आप रोज उस व्यक्ति को प्रताड़ित करोगे और वो व्यक्ति महसूस कर रहा है इस बात को, और 25-28 लोगों के साथ यदि दल से बाहर आ रहा है तो सर ये मजाक नहीं हुआ करता शरद जी। 18-18, 20-20 साल के तपे हुए कार्यकर्ता हैं, ये 6-6 बार के विधायक हैं। आप कब तक इनका रोना रोगे, कब तक हमको गाली दोगे? उसके बाद आप उपचुनाव में भी गए, कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद अभी भी 17 और 20 तक इंतजार करिए, परिणाम आ रहे हैं। आप पूरे देश भर में सिमट, पंजाब में साफ हो गए सर, यूपी में साफ हो गए। फिर मैं कह रहा हूँ साफ हो गए मतलब कोई हमने कुछ नहीं किया है, अंत में जनता वोट देती है। तो हम जनता के बीच जब तक विषय लेकर नहीं जाएंगे, हम जबरदस्ती का, देखिए किसी भी राज्य में कभी ऐसा नहीं होता कि 2 सदस्य वाला दावा प्रस्तुत करे राज्यपाल के सामने, और जो दावा प्रस्तुत करता है सरकार वो बनाता है। जैसे एकनाथ जी ने दावा प्रस्तुत किया तो सरकार एकनाथ जी ने बनाई, हमने समर्थन दिया है महाराष्ट्र में, आप लोगों ने सुना है सर ये देश संविधान से चलता है, हम उसको अपनी सहूलियत से तोड़े मरोड़े। और दूसरा सर, मैं फिर कह रहा हूँ, पर निंदा से राजनीति तो नहीं होगी शरद जी। पर निंदा आप करते रहिए, विक्टिम कार्ड खेलते रहिए, हमारा ऐसा और हमारा वैसा, लेकिन कारण तो आपको अपने अंदर ढूंढने होंगे। दिनेश जी कंक्लूडिंग सर इसी चर्चा पर ये जो देख लें जो अपने जनपद और जिला पंचायत का बहुत महत्वपूर्ण दौर में हैं हम, क्योंकि अब पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई। ऐसे में जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो निर्वाचित हुए हैं, ऐसे हालात ना हो कि बाड़ेबंदी करनी पड़े कि वो कोई जो है निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं तो उनकी जो भी सुरक्षा हो सकती है, जो उन्हें यदि किसी तरह का कोई लगता है कि कोई दबाव या प्रलोभन दिया जा रहा है तो उससे सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है और उसे करना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि वो अपना एक प्रतिनिधि अपना चुन सकें। जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, चाहे वो राजनीतिक इतिहास ही क्यों ना हो, और मिथुन जी और डॉक्टर हितेश वाजपेयी और दिनेश जी तो इंसाइक्लोपीडिया हैं, ये दोनों हमारे साथी भी बहुत अध्ययनशील हैं। अगर आप इतिहास पर नज़र डालते हैं तो 77 याद कर लीजिए, मोरारजी देसाई, राजनारायण, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक से एक लोग। इंदिरा गांधी जी के मुकाबिल विपक्ष कौन सा था आप देखिए। 90 के दशक में चले आइए, अटल जी के विरुद्ध कौन था? हरकिशन सिंह सुरजीत, चाणक्य विपक्ष की राजनीति के। इंद्रजीत गुप्त, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ज्योति बसु और चटर्जी साहब, और इधर जयललिता। ठीक है ना सर, आप आते जाइए। इधर AIDM के एक बड़ी ताकत थी जो स्टालिन साहब के पिताजी थे। ये सब मिलकर जो भी रूलिंग पार्टी होने की कोशिश करती थी उसकी नाक में दम करते थे। आज ये कोशिश राहुल गांधी जी को करनी होगी, उन्हें जयललिता जी को भी ढूंढना होगा, हरकिशन सिंह सुरजीत जी को भी ढूंढना होगा। आप अगर ये सोचेंगे, मैं डॉक्टर वाजपेयी की बात से बिना राग द्वेष के इससे सहमत हूं कि राजनीति निंदा से नहीं चल सकती है। आपको अगर भारतीय क्रिकेट टीम में सुनील गावस्कर जी वनडे में 100 गेंदें खेलकर 15 रन बनाते थे तो हमें एक लंबा समय लगा है सर। भारतीय जनता पार्टी भी वनडे वंडर नहीं है। 84 में, 80 में, 84 में 2 सांसद थे आपके पास, और वहां से लेकर आपने सफर शुरू किया है। और कांग्रेस ने एक लंबा समय बिताया है सत्ता में, और उत्थान और नीचे आना ये जीवन का हिस्सा है, संगठन का हिस्सा है। आज कांग्रेस के लिए यह समय अपनी शक्ति को बढ़ाने का और लंबी लड़ाई के इरादे से मैदान में उतरने का है। आप बीजेपी को कोस कोस के नहीं, आप इससे कामयाब हो सकते हैं। आपको बीजेपी की उस मजबूत ताकत से लड़ना होगा, मजबूत विपक्ष का एक आवरण ओढ़ना होगा, ऐसे लोगों को खड़ा करना होगा। और लड़ाई तो इतिहास आपके सामने है, 77 भी आपके सामने है, 90 भी आपके सामने है, 2022 भी आपके सामने है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, लाल आतंक पर सियासत। नमस्कार।